नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को बहुत सारा हमारा नमस्कार। और आज फिर से हम एक बार अभी शामिल हुए हैं पॉडकास्ट के लिए। और अभी हम करंटली है नालंदा में। और मेरे साथ आज जो फैकल्टी है वन ऑफ द बेस्ट है अभी बायोलॉजी के फील्ड में पूरे हिमाचल में, और जिनके बारे में मैं आपको जितना कहूँ उतना कम है। सर के अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, सर ने अभी 15 साल से ज़्यादा बायोलॉजी को पढ़ा चुके हैं। 15 साल से ज़्यादा सर का कोचिंग में एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें से प्रमुख जो एजुकेशनल हब्स थे जहाँ पे सर ने पढ़ाया है वो रहे हैं हमारा राजस्थान में कोटा और जोधपुर। तो वहाँ पे सर ने काफ़ी समय तक पढ़ाया है। और साथ में हमीरपुर में विद्या मंदिर में सर एकेडमिक डायरेक्टर रहे हैं बायोलॉजी के। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर आदर्श शेखर सिंह जी की, जो अभी करंटली नालंदा में बायोलॉजी के फैकल्टी है। तो आज सर हमारे साथ यहाँ पे आए हैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऐसे समय में ये पॉडकास्ट आ रहा है जबकि नीट के जो लीक होने की चर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी चरम सीमाओं पे है, और कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ ठीक भी नहीं था। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है एस्पिरेंट्स के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आप आज यहाँ पे आए और आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। तो जैसे कि सर अब जो नीट अपने आप में एक फील्ड है, बहुत एक तरह से डीप पेपर है, बड़ा पेपर है मेडिकल फील्ड का। अब कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, तो जब बच्चा तैयारी करता है तो बच्चे को हमेशा ये रहता है कि मैं कौन सा स्टडी मटेरियल प्रेफर करूं, कौन सा स्टडी मटेरियल मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। क्या एनसीईआरटी ही मुझे पढ़नी चाहिए या इसके अलावा भी कोई और चीज़ें जो उसे फॉलो करनी चाहिए? तो आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस अवसर के लिए आज आमंत्रित किया है यहाँ पर। स्पेशली मैं अपनी संस्थान के जो हमारे एमडी हैं डॉक्टर निरंजन सर को बहुत उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिमाचल, या आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में ये पहली एक पहल होगी जिसके अंतर्गत हम बच्चों के साथ आज एज अ नीट मेंटर की फॉर्म में हम यहाँ अवेलेबल हुए हैं, ताकि उनके आने वाले फ्यूचर के लिए हम थोड़ा उन्हें गाइड कर सकें, मोटिवेट कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि +2 के बाद, 12th के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारी फील्ड है जिसमें नीट के बच्चों को हमें मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपने हमें आज पहला एक जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि हमारे लिए एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं उस रिगार्डिंग में बात करूं तो अगर आप नीट के एग्ज़ाम को लेके चलते हैं तो जो नीट का एग्ज़ाम है वो प्योरली बेस्ड होता है एनसीईआरटी, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर सारा का सारा जो सिलेबस है वो पहले से वेल डिफाइंड है कि हमने एनसीईआरटी के थ्रू ही लेना है। तो मैं बच्चों से क्लासरूम में भी यही डिस्कस करता हूँ कि आप क्लासरूम टीचिंग को फॉलो तो करें ही करें, साथ में घर पे जाके आपने एनसीईआरटी को रिवाइज करना ही करना है। आप रात को 12 बजे अगले नेक्स्ट डे शुरू होने से पहले पहले जो प्रीवियस डे में आपने जो भी काम किया हुआ है उसे पूरा रिवाइज करें, और एनसीईआरटी को एक बार आपने रीडिंग देनी है। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में मैं अगर बात करूं बिफोर कोरोना क्या होता था, पहले हमारे पास एग्जाम के अंदर टोटल जो हमारे 180 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप ये मान के चलें कि 20 से या 18% तक जो क्वेश्चन होते थे वो आउट ऑफ सिलेबस आते थे। बट आफ्टर कोरोना क्या हो गया, सिलेबस भी डिडक्ट हो गया, हमारा रिड्यूस हो गया है, और अब जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है एनसीईआरटी को अप टू 95 to 98%। तो इस बिहाफ पे बच्चे को पूरे का पूरा जो है एनसीईआरटी बेस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सर बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि एनसीईआरटी ही एक तरह से मूल आधार है। अगर किसी भी बच्चे को नीट करना तो एनसीईआरटी को बच्चा इग्नोर ना करें, और एनसीईआरटी से ही फिर वो रेफरेंस बुक्स की तरफ जा सकता है। अब जो सबसे, जैसे मेरा भी मेडिकल फील्ड रहा था सर, और जब मैं +1 में आया तो सबसे ज़्यादा मेरी और मेरे फ्रेंड्स की दिक्कत ये रहती थी कि जो टर्मिनोलॉजीज है या कोई प्रोसेसेस है या कोई टर्म्स है, अब बायोलॉजी के फील्ड में कई टर्मिनोलॉजीज बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज याद करना मुश्किल रहता है। तो इसकी क्या कोई ट्रिक है? क्योंकि जब नीट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज को हमें याद रखना ही पड़ेगा।
तो बहुत बड़े-बड़े नाम भी होते हैं कई टर्म्स के, तो उन्हें कैसे याद रखा जा सकता है या कोई ट्रिक्स है या क्या मंत्र आप बच्चों को देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग? जी सर, जैसे कि आपने टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग जो हमसे इससे क्वेश्चन पूछा है, उसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बायो के अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो हम निमोनिक्स का बहुत यूज़ करते हैं। निमोनिक्स में ये बच्चे को थोड़ा-सा हेल्प हो जाता है अपने आप को रिकॉल करने का, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं, वो एग्ज़ाम्पल बेस्ड होते हैं। तो उसमें जो टर्म्स होती हैं, बहुत टिपिकल होती हैं। तो अगर आप निमोनिक्स का यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बात करूँ, जैसे हमारे पास एक टॉपिक आता है जैसे एल्गी, और एल्गी के अंदर अगर हम डिफरेंट उसमें जाएँगे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जैसे क्लोरोफाइसी है या फियोफाइसी है, आप उसके एग्ज़ाम्पल कैसे याद रखें। तो जो छोटा-सा मैं एक निमोनिक्स आपको देता हूँ, जैसे कि दीदी लाई साग फोकट में। तो अगर आप ऐसे निमोनिक्स याद करोगे तो आप ईज़िली आप उसके एग्ज़ाम्पल्स को याद कर सकते हो। दीदी से दीदी डिक्टोरस पर बन जाएगा, लाई से लाइकोपस बन जाएगा, है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे निमोनिक्स होते हैं, जैसे राम होता है, हम वैसे राम भगवान को भी बोलते हैं, और राम से हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टेम तैयार होता है। एक होता है शाम, तो एस-ए उसमें आता है एम, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इस तरीके से जब आप निमोनिक्स का यूटिलाइज़ेशन करते हैं, तो जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ईज़ी हो जाती है और वो उसे रिकॉल करने में आपको ईज़ीनेस रहती है। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, निमोनिक्स अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है और बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मुझे भी अपने टाइम में ये चीज़ पता होता कि दीदी साग लाई फोकट में, तो शायद मैं भी एलिगे को अच्छे से याद रख पाता। तो अच्छा, तो दूसरी बात है कि बायोलॉजी को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट डायग्राम्स और विदाउट एनी फ्लो चार्ट्स। अब वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं? अब जैसे हार्ट अगर हमें समझना है, तो उसके डायग्राम से ही हम समझ पाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को। तो जो विजुअलाइज़ेशन है, क्या वो नीट में पूछी जाती है? डायग्राम्स भी नीट में आते हैं? और अगर कोई बच्चा डायग्राम्स पे ध्यान नहीं देता है, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है? सर, ये आपने बहुत ही अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिक किया है। मैं सभी बच्चों से, चाहे वो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, प्लस 1 प्लस 2 वाले बच्चे हैं, या जो ड्रॉपर बच्चे हैं, मैं उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बायो में एक अच्छा स्कोर करना है, आप चाहते हैं कि 360 आउट ऑफ 360, तो उसमें आपको डायग्राम बहुत ज़रूरी है। विदाउट डायग्राम आपका कंसेप्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। आप जितनी मर्ज़ी क्रैमिंग कर लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आने वाला है, वो कंसेप्चुअल बेस्ड ही होते हैं। तो अगर कुछ तो डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड ही होते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर डायग्राम प्रॉपर वे में आता है, तो समझ लो आपको आधा कंसेप्ट तो वैसे ही याद हो गया। और विदाउट डायग्राम तो बायोलॉजी अधूरी है। और मैं स्पेशली ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है, उसमें मेरा डायग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और बेसिकली मैं डायग्राम के लिए ही फेमस हुआ हूँ। अगर आप मेरा प्रीवियस सारी चीज़ें चेक करेंगे, तो डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जितना ज़्यादा आप बेटर डायग्राम बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही आप अपने आप को ड्यूरिंग एग्जाम में अपनी कंसिस्टेंसी को ले पाएंगे। अगर कंसिस्टेंसी लानी है, तो डायग्राम आपका बहुत ज़रूरी है। तो लेबल डायग्राम आप बार बार प्रैक्टिस करें। घर पे आप एक्स्ट्रा एक कॉपी लगाएं, जिसपे दिन में जो आपने डायग्राम क्लासरूम में बनाया है, उसे घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ड्यूरिंग जब आप पीवाईक्यू करेंगे। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जैसे आपने कहा कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूरी विजुअलाइजेशन हमारे माइंड में है, तो कहीं न कहीं हमें वो पूरी छवि याद आएगी कि हार्ट के बारे में पूछा तो हार्ट कैसा है? कौन-सी चीज़ कहाँ पे है? तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो आदर्श सर है, इनकी क्लास अक्सर मैंने देखी है, तो जो बोर्ड होता है वो अति सुंदर होता है। वो जो डायग्राम्स बने होते हैं अलग-अलग स्केचेस से, अलग-अलग कलर से सर ने मेंशन किया होता है, तो मतलब इतना सुंदर बोर्ड होता है, तभी बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब जैसे हमने डायग्राम्स के बारे में बात की सर कि डायग्राम्स बच्चे को आने चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए। साथ में अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपको 15 साल से ज़्यादा ही हो गए लगभग इस फील्ड में, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा कि जो बच्चा है, वो नीट में सिली मिस्टेक्स कहाँ पे करता है? क्या कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपने मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को देखा कि वहीं पे वो सिली मिस्टेक कर रहा है? और क्यों कर रहा है? और उस सिली मिस्टेक से कैसे बचे जा सके? सर, जैसे बहुत अच्छा अपना क्वेश्चन ये भी अच्छा राइज किया आपने कि सिली मिस्टेक्स क्यों हो रही है। और स्पेशली अगर मैं बायो का मेंटर हूँ, तो मैं बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं रिगार्डिंग बायो को लेके कि बायो तो मुझे आती है। ये एक अच्छी बात है। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट विद डिसिप्लिन। तो अगर मैं बायो के केस में बात करूँ, तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, बायो तो हमें आती है, तो वो
ट्राई करते हैं कि हम लास्ट जैसे में उसको रिवाइज करेंगे। और पर प्रॉब्लम ये है कि बायो के अंदर हमें स्कोर ज्यादा करना है, वो सबसे स्कोरिंग पार्ट है, और अगर आप उसको रिवीजन पे नहीं डालेंगे तो वो सारा आपका खराब हो जाएगा। और एक बार बायो में कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया तो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी खराब हो जाती है। और बच्चों को मैं क्लास में भी यही बोलता हूँ कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें, ड्यूरिंग आप जब अपना मॉक दे रहे हैं या आप अपनी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप बायो को ही स्टार्ट करें। और बायो के और नॉर्मल चाहे बायो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, स्टार्टिंग आपने बायो से करनी है, बट जैसे आपके 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं उसको आप बबल कर दें फटाफट साथ साथ में, क्योंकि अगर आप लास्ट में करेंगे तो टाइमिंग का भी थोड़ा कई बार पंगा पड़ जाता है। तो आप कंटिन्यू वे में करते रहें। दूसरा ये कि अगर आपके पास, जैसे आप बात करें बायोलॉजी केस में, तो उसमें बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, प्लस वो रिवीजन नहीं दे रहा है। अगर आप चाहते हैं 360 ओवर 360, तो उसमें आपको पर चैप्टर के लिए एटलीस्ट आपको 9 से 10 बार रिवीजन देना ही पड़ेगा। एक चैप्टर को, पर चैप्टर को आपको 9 से 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा बायो के केस में, जिसमें साथ में आपका टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पर आपको पूरा जोर देना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यूसली ऐसा काम करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो ओवर कॉन्फिडेंस से बेटर होगा, तो आप बहुत बेटर काम कर पाएंगे और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, जैसे आपने बिल्कुल अच्छे से बताया कि सर कि बच्चे अक्सर बायो को इजी समझ के चलते हैं कि हम तो बायो कर लेंगे, पर सिर्फ बायो करना नहीं है। मेरा जो मानना है कि जैसे 360 मार्क्स है बायो के, तो 360 में से गोल ये नहीं होना चाहिए कि 300 आ जाए, एटलीस्ट आप 350 से 360 के बीच में लाई करो, तभी फायदा है। तो तब मैं कहूँगा कि बायो किसी बच्चे की अच्छी है जी। तो अब जैसे कि सर सिली मिस्टेक्स के बारे में हमने बात की, तो 360 मार्क्स के बारे में भी हमने बात की, तो अब आप ये बताइए कि जो मंत्र है एक तरह से 360 में से 360 या हाई स्कोर कैसे ला पाए बच्चा बायो में? सर देखिए, जैसे अगर हम 360 की रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि बच्चा कैसे स्कोर कर सकता है 360, उसका सबसे बड़ा पहला मैंने आपको पैटर्न बताया कि रिवीजन पे बहुत जोर देना है। दूसरा, आपकी जो स्टडी हो वो स्मार्ट स्टडी हो, मीन्स कि आउटपुट जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं और एक दिन आप 0 आवर पे चले गए। तो उसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली रूटीन पे सेम टाइमिंग उसको दे रहे हैं। अगर आपके अंदर ये रूटीन प्रॉपर रहेगा तो रिजल्ट आपके बेटर रहेंगे। प्लस आपको जो भी आपको, जब आप किसी चैप्टर को करते हैं तो कोई अगर आपको लगता है प्रॉब्लम आ रहा है, उसको आप अलग से नोट करें। जब भी आपका मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज के दिन आप हमेशा अपने टीचर से डाउट लें। बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर स्किप करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आप उसे नोट करें, अपने टीचर से उसे क्लियर करें कि मेरा ये जो मेरा क्वेश्चन था वो मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन पेपर होने के बाद उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो मीन्स आप पेपर से बाहर ही हो गए हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे हाई स्कोरर के क्वालिटी के बीच में काउंट होना शुरू हूँ, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप कभी भी अपना कंपैरेटिव दूसरे से ना करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा कंपैरिजन करेंगे तो आप नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो आप जब भी पेपर देके आए, कंपैरिजन ना करें, पॉजिटिव रहें और पेपर का एनालिसिस करें प्रॉपर वे में। अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजीज करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो डे बाय डे बढ़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई बार होता है स्टार्टिंग में क्योंकि हम डेली आजकल मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो हम 1-2 दिन मोटिवेट होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन साथ में नहीं चलाते। तो अगर आपको मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन को भी अगर आपने ऐड ऑन कर लिया तो ये स्कोर आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। और खासकर बायो के केस में, क्योंकि बायो आपको कॉन्फिडेंस देती है, प्लस आपका सिलेक्शन भी श्योर करती है। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर बायो में आपका स्कोर अच्छा आ गया तो सिलेक्शन निश्चित है, प्लस अगर आपने फिजिक्स में अच्छा कर लिया तो आपको एक बेटर कॉलेज आसान से मिल सकता है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा जवाब था आपका। और साथ में जैसे आपने जिक्र किया डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बारे में, तो ये जो दोनों टीचर्स कहूँगा मैं, डिसिप्लिन भी एक टीचर है, मोटिवेशन भी एक टीचर है, जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। तो जो बच्चे हैं उनको आप ज़रा थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक नीट की एस्पिरेंट की लाइफ में, और जो कंसिस्टेंट मोटिवेशन होती है। जैसे एक दिन तो बच्चे ने मोटिवेशन ले ली, अब इंस्टाग्राम में भी रील स्क्रॉल कर रहा है तो वहां पे कई सारी मोटिवेशन है, तो एक दिन बच्चे को लगा कि कल तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा, पर वो मोटिवेशन ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो एक कंसिस्टेंट मोटिवेशन, कि मोटिवेशन अंदर से ही आए और डेली वही लेवल पे आए, और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सके।
सर जैसे हम बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को अगर काम करना है, आपने टारगेट अपना सेट कर लिया है कि मुझे नीट चाहिए। इसके लिए सबसे पहले है मोटिवेशन, और मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से ही आएगी। तो मोटिवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहली बात कि आप जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, आप उसे कंटिन्यूसली उससे बात करें, ठीक है? उसमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अगर आप पर डे के हिसाब से नहीं तो पर वीक के हिसाब से ज़रूर जिसको भी आप माथा टेकते हैं या जिसकी भी आप प्रेयर करते हैं, ज़रूर करें, क्योंकि वो आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएगा। प्लस जब आपको मोटिवेशन मिलती है, तो मोटिवेशन का प्रॉब्लम ये है कि वो आपको सिर्फ 1 या 2 दिन से ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर सकती, ठीक है? और बार-बार भी मोटिवेट नहीं हो सकते आप। तो इसके लिए आपको लाना पड़ेगा साथ में डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन आएगा, डिसिप्लिन का मीनिंग ये है कि आप प्रॉपर वे में सुबह उठें, आपका ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स हो, आपका लंच प्रॉपर हो रहा हो, आपका जो पूरी स्लीप वेक है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब आपका जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो प्रॉपर होनी चाहिए। खाएंगे पिएंगे, अच्छा सोएंगे, तब आपकी बॉडी अच्छी एक्टिवेट होगी। अगर आप में रिदम नहीं है, आपके अंदर एक शेड्यूल नहीं है, विदाउट शेड्यूल अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, फिर आपको अपना गोल अचीव होना इम्पॉसिबल है। तो सुबह से लेके रात तक का जो शेड्यूल है, आप पूरा एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल सेट करें, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस का, आपके घर पे स्टडी का आवर्स पूरा सेटअप होना चाहिए। प्लस ऐसा नहीं कि मैं बड़ा स्ट्रिक्टली ये बोलूं कि आप मोबाइल को यूज ना करें, आप मोबाइल भी यूज करें, बट उसमें ये कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखें। खासकर जो ड्रॉपर के बच्चे होते हैं, 1 साल का पूरा आपका पता शेड्यूल होता है, तो 1 साल के बच्चे के लिए मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप उसे थोड़ा अवॉइड करें, उसे एकदम नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आपको करंट में क्या चल रहा है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो स्मार्ट वे में उसको आप यूटिलाइज करें। प्लस ज्यादा काम आप ऑफलाइन पे करें, कि जो भी आपकी क्लास आर्ट्स के अंदर जो टीचिंग के अंदर जो हो रहा है, उससे आप कंसीडर करते रहें। और जैसे आपको टीचर बोल रहा है, जब आपको बोला गया कि आपने इस दिन तक आपने ये डीबीपी कंप्लीट करनी है, वो जरूर करें, क्योंकि जितना ज्यादा बैकलॉग होता जाएगा, आपके लेक्चर जितने ज्यादा बैकलॉग में चले जाएंगे, आपका होमवर्क जितना बैकलॉग में चला जाएगा, फिर आप उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। फिर कोई भी आपके पास रूटीन, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए डिसिप्लिन वे में एक पूरा अपना टाइम टेबल सेट करें, जिसमें मॉर्निंग से लेके रात तक आपका पूरा एक मेंशन होना चाहिए, जैसे जो हम खासकर अपने बच्चों को बताते हैं भी ऑफलाइन। तो चलिए, इतना हम क्योंकि इतना डिटेल में जा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पैटर्न होता है उस वे को आप फॉलो करेंगे, तो ये आपको सारी चीजें इजीली मिल सकती है। जी, थैंक यू। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सच कहा है कि एक रिदम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को एम कर रहे हैं, तो एक रिदम होना ज़रूरी है, उसके प्रति एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और वो एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे सर, आपने अपने 15 साल के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में काफ़ी सारे बच्चे देख लिए जी। काफ़ी सारे बच्चों को आपने इवेल्युएट किया, पढ़ाया, गाइड किया, मेंटर किया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे की सिलेक्शन होती है, जो स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहा है, ले रहा है, या अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, वो पढ़ाई कैसे करते हैं? या उनमें कोई कॉमन चीज़ होती है? एक कोई कॉमन चीज़ जो आपने देखी हो कि ये बच्चे में है, तो ये शायद जाएगा ही जाएगा, नीट क्रैक करेगा ही करेगा। या इसको हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि वो उनके पढ़ने का तरीका क्या रहता है, उन टॉपर्स का? सर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जो जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है, इतने 15 साल के एक्सपीरियंस पर अगर मैं बात करूं, उन बच्चों को मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। कई बार हम शाम को, मैंने नाइट क्लासेस भी ली हैं बच्चों की, हम उनके रूम्स में भी जाके उनके साथ डिस्कस करते थे। जब बड़ा लो फील कर रहे हैं हमने, तब भी उनको प्रोटेक्शन दी है, उनको सपोर्ट किया है मॉरली, मेंटली। उस बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, तो जो बच्चा लगातार कंसिस्टेंट फॉर्म में पढ़ रहा है, वो गैप नहीं दे रहा, उसे बर्थडे विश नहीं करना, उसे किसी की फंक्शन में सेलिब्रेट नहीं करना है ना, कि आज मेरे फादर की एनिवर्सरी, आज मुझे घर में ये फंक्शन है, या मेरे आज मेरे मामा जी की शादी है, उसे कोई मतलब नहीं, वो अंडरग्राउंड हो गया है। और इस पूरे वन ईयर के जो प्रोसेस के अंदर, वो जब इन सारी सोशल एक्टिविटी से अपने आप को अलग कर लेता है, और एक पूरे पैटर्न के हिसाब से चलता है, कि उसको पता है कि आज मैंने पूरा दिन मैंने अपना काम किया है, और शाम को मैंने इतने पी, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैं अगर बायो के केस में बात करूं, तो टोटल हमारे पास 32 चैप्टर है। तो अगर आप पर चैप्टर के ऑलमोस्ट, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 200 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं, और साथ में आप उसमें एटलीस्ट 9 टाइम्स आप पर चैप्टर का रिवीजन करते हैं, तो कोई शॉर्टी, आप तो इजीली आप सिलेक्ट हो रहे हो, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। मतलब कोई ट्राई भी कर रहा होगा ना,
वो भी फेल हो जाएगा आपके आगे, मतलब आपने सिलेक्ट होना ही होना है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं बच्चों को ये बोलता हूँ हमेशा कि अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का हमेशा रिगार्ड करें और हमेशा उनकी कनेक्शन में रहें, उनके साथ हम हर टाइम कनेक्ट रहें कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप इजीली उनसे शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो फिर चीज़ें खराब हो जाती है ना? तो आप लगातार उनसे कनेक्शन में रहें। तो ऐसे बच्चे मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और डेली बेसिस पे अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, है ना? क्योंकि देखो इसमें ये भी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अप एंड डाउन्स आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं या मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। तो आप अगर अपने पेरेंट्स या अपने टीचर या आप जैसे जो हमारे मार्केटिंग हेड जो होते हैं, उनके साथ अगर वो ईज़िली अगर कनेक्ट हो पाएँगे, तो वो ईज़िली अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, है ना? कई बार होता है कि बच्चा अपने किसी पर्टिकुलर टीचर से थोड़ा डरता है ना? उसके ऊपर ओपन नहीं हो पाता है। तो अगर आप जैसे जो फ्रेंडली नेचर, बहुत जैसे मैंने आपका कई बार नाम सुना है, आप बड़े ईज़िली बच्चों से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो बच्चे आपका काफ़ी रिगार्ड भी करते हैं कि नहीं, हमें हर सर से बात करनी है, और वो काफ़ी हमें मेंटली या हेल्थली बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। तो जब आप जैसे लोग एक पूरी टीम के वे में जब हम काम करते हैं, और खासकर जैसे मैं नालंदा की बात करूँ कि यहाँ जो एनवायरनमेंट है, बहुत सेटअप बहुत तगड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। तो ऐसे माहौल में जो बच्चे, जैसे हमारे प्रीवियस बच्चे जो हमारे यहाँ से निकले हैं, तो उनका यही व्यू आता है हमेशा कि सर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बेस्ट है। और खासकर हम कुल्लू जैसी जगह में, तो कुल्लू का तो एनवायरनमेंट आपको पता है वैसे ही बहुत बेस्ट है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और वो बच्चा ईज़िली स्कोर कर लेता है, राइट? बिल्कुल सर। जी, जी। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और थैंक यू भी कहूँगा मैं, आपने मेरा ज़िक्र किया। तो जो भी है, नालंदा में हम जैसे भी ये टीम की तरह काम कर रहे हैं और सिर्फ़ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो प्रायोरिटी है, वो है स्टूडेंट्स, आप लोग हो। तो जब स्टूडेंट्स की बात आई तो मैं बीच में एक आउट ऑफ द बॉक्स, हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें ये नहीं इंक्लूडेड था, पर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि नीट में जो बायो का एक बहुत अहम भूमिका रहती है, तो उससे मैं आपके साथ एक तरह से डिस्कस भी करना चाहूँगा कि हाल ही में अभी जैसे जो नीट 2026 था, उसमें भी बहुत सारी खामियां थी, अनएथिकल हुआ, वो पेपर लीक हुआ और काफ़ी सारे बच्चे एक तरह से दुखी भी है और निराश भी है, और होना भी जायज़ है क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पे कोई पेपर लीक हो रहा है तो जो विश्वास होता है वो हटने लग जाता है उस एजेंसी से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी ये आजकल हो रहा है? और आप जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी वो क्या कर सकते हैं, कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं सिचुएशन से, और क्या करना चाहिए, क्या बच्चे को नहीं करना चाहिए? जी। जैसे कि सर ने आपने जैसे क्वेश्चन बताया, हमारे पास अभी रिसेंटली लास्ट पिछले दिन की ये न्यूज़ है कि हमारे पास जो हमारा पेपर था वो कैंसिल हो गया और उसका अब रीशेड्यूल जारी होगा, तो हमें पता चल जाएगा कब, क्योंकि मेरा भी यही होप है कि शायद विद इन 1 मंथ के अंदर ये एग्ज़ाम हो सकता है। इसमें 2 पहलू हमारे पास सामने नज़र आते हैं। एक तो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो हमारे एजेंसी है, जो एनटीए जो इसको एग्ज़ाम करवाती है, प्लस जिन्होंने ये किया है, बहुत ही निंदनीय ये एक अपराध है एक तरीके से, क्योंकि हमने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल लिया है ना? हम उन बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं जो उस चीज़ के लिए वैल्यू रखते ही नहीं है ना? क्योंकि आपको पता है पेपर लगभग, अब जो न्यूज़ आ रही है सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि 22-22 लाख का पेपर बिका है, ठीक है? तो इसमें उन बच्चों के साथ तो बहुत बुरा हुआ कि जो पिछले हो सकता है 1 साल से तैयारी कर रहे थे, या हो सकता है 2 साल से कर रहे थे या 3 साल से तैयारियाँ कर रहे थे। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक हो गया। बट मैं इसको एक पॉजिटिव वे में भी देखता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे, देखो जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी, हो सकता है कि उनका एक था कि वो बाहर हो गए तो उनको लग रहा था कि यार अब बढ़िया पेपर हो गया, हम थोड़ा फ्रेश माइंड से रिलैक्स होते हैं। पर चलिए अब उनको फिर से 1 मंथ के लिए दोबारा से उसी पूरे रिदम में आना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट जो बच्चों का थोड़ा वीक पॉइंट रह गया था कि स्कोरिंग कट ऑफ के आसपास थे या थोड़ा रह गए थे, या जिनको कोई मेडिकल इशू हो गया था, या हो सकता है कि ट्रैवलिंग में कोई इशू रहा हो, ट्रैफिक में रह गए और नहीं वो सेंटर तक पहुंच पाए टाइमिंग से, तो उनके पास एक दोबारा एक मौका फिर से आया है। तो लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही जायज़ है कि ये जो हुआ है मतलब बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हुए वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो कैंडिडेट एस्पिरेंट होता है नीट का वो तो कर ही रहा है, और साथ में टीचर्स भी, क्योंकि बच्चे के साथ साथ टीचर भी पूरा साल भर मेहनत करते हैं और वो भी इसी दिन का वेट करते हैं
जैसे सभी जितने भी कोचिंग सेंटर है सभी ने अपने अपने रिजल्ट एक्सपेक्टेड स्कोर्स अपने मेंशन कर दिए थे कि हमारे बच्चे का इतना आ रहा है इतना आ रहा है, तो वो सारा मोरल जो होता है वो डाउन हो जाता है और बच्चा फिर इस फील्ड में आने से भी डरता है। बट मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बेटा डरो मत। कई बार होता है कि ईश्वर आपसे और ज़्यादा आपको हार्डकोर करके आपको और अच्छा करना चाहता है कि भाई वो आप जितना ज़्यादा अपने आप को पकाएंगे, है ना, आप जितना ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करेंगे आप उतने बेटर हो जाएंगे। तो डोंट वरी, आपने डरना नहीं है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। और अभी आपको दोबारा मौका मिलने वाला है और हम फ्रेश तरीके से दोबारा से तैयारी करेंगे तो और अच्छा बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो हो गया है वो तो हो गया अब, है ना, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो मे बी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव वे में काम करें। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बच्चों को गाइड किया, ये मैसेज दिया पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को। इवन मैं भी कहना चाहूँगा कि हमें हर एक चीज़ में एक पॉजिटिव आउटकम तलाश करना चाहिए। एक पॉजिटिविटी हमें हर एक चीज़ में ढूँढनी चाहिए। हाँ, एक गलत था कि पेपर लीक हुआ, बहुत बड़े लेवल पे हुआ, पर अच्छी बात थी कि वो सामने आया। और सामने आया तो कहीं न कहीं अब हमारे पास फिर से एक चांस है कि हम और अच्छा कर पाएँ। कई बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, काफ़ी अच्छा गया होगा, पर जो मेहनत करता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और नालंदा आप लोगों के साथ हमेशा है, हमारी शानदार फैकल्टी आपके साथ हमेशा खड़ी है। हम सब आपके साथ हैं, नालंदा टीम आपके साथ है बच्चों। और जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं और इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। तो कभी भी किसी बच्चे को कोई भी नीड महसूस हो, तो जैसे सर ने कहा कि अभी 1 मंथ या 1 एंड अ हाफ मंथ में कहीं न कहीं पेपर का शेड्यूल फिर से जारी हो सकता है, रीनीट फिर से हो सकता है। तो उस बीच आप अपने आप को और पॉलिश करें, अपने आप पे और मेहनत करें, और जो मेहनत करता है उसकी मेहनत को कोई नहीं रोक सकता। तो बाकी थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने। और ये हमारे लिए भी और मेरे लिए भी बहुत एक तरह से गर्व की बात है कि आप जैसे फैकल्टी मेंबर्स नालंदा में पढ़ा रहे हैं। कुल्लू के बच्चों को बहुत शानदार एक तरह से फैकल्टी यहाँ पे मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है। तो थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने और आगे भी हम चाहेंगे कि आप ऐसे और शानदार पॉडकास्ट में शामिल हो और बच्चों और पेरेंट्स के लिए मैसेजेस देते रहें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।